नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम अध्ययन करेंगे नोट निर्गमन की पद्धतियाँ या सिद्धांत कौन कौन से हैं। नोट निर्गमन देश के अंदर कैसे किया जाता है। नोट निर्गमन की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ नोट इशू। देश के अंदर एक प्रधान मुद्रा होती है जो कि बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा या वहाँ से जो संबंधित संस्था जिसको ऑथोराइज किया गया उसके लिए वो नोट जारी करने का अधिकार रखती है। अब नोट जारी कौन कर सकता है, किसको जारी करना चाहिए, कौन से सिद्धांत है जिसके आधार पर नोट जारी किया जाता है और उन सिद्धांत की पालना करते हुए कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पे नोट निर्गमन किए जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं जो अलग अलग देशों के द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको एडोप्ट किया जाता है। खास हम इसका भारत के संदर्भ में देखते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं कि सरकार को नोट जारी करनी चाहिए या बैंक को जारी करनी चाहिए। पहली बात आती है हमारे सामने कि नोट कौन जारी करे। तो हम देखते हैं कि पहले गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए। मान के चलते हैं कि देश के अंदर एक सरकार होती है, वो क्या करेगी, नोट जारी करने का अधिकार रखती है। तो सरकार अगर नोट जारी करती है उसमें कोई केंद्रीय बैंक कोई परमिशन नहीं होती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही नोट जारी किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, जनता का विश्वास रहेगा क्योंकि जनता ही इसको सुनती है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ही नोट जारी कर रही है। तो एक विश्वास रहता है जनता का कि जो मुद्रा हमारे पास में है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। जब जिस दिन हम उसको चेंज करवाने चाहेंगे उसके बदले की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सरकार अगर नोट जारी करते क्या रहेगा, विश्वास रहेगा। दूसरा, अब सरकार है तो वो जो लाभ होगा, कोई भी नोट जारी करने को उपकरण है या कुछ भी है तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ होना है, तो किसमें उपयोग करेगी उस चीज़ का, जनता के हित में उपयोग करेगी। जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो जो लाभ हो रहा है उसका उपयोग किसमें किया जाएगा, जनहित में प्रयोग किया जाएगा। तीसरा इसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा, निजी हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। सरकार जारी कर रही है तो वो अपनी जो नीति बनाएगी वो क्या करेगी, देश को हित को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, ना कि निजी हित के लिए। अगर हमने किसी निजी बैंक को या किसी एक बैंक को ये अधिकार दे दिया नोट निर्गमन का, हो सकता है उसकी नीतियाँ पक्षपातपूर्ण हो जाए। लेकिन सरकार की नीतियाँ क्या रहेगी, देश हित के अंदर रहेगी। साधारण परिप्रेक्ष्य के अंदर हम बात करते हैं तो अगर सरकार नोट जारी करती है तो क्या रहता है, ये सारे गुण हमें मिलते हैं। क्या बैंक द्वारा नोट जारी किया जाना चाहिए? कई देशों में एक बैंक द्वारा नोट जारी किया जाता है, कई देशों में अलग अलग बैंकों को ये परमिशन दी गई है कि आप नोट जारी कर सकते हैं। तो हम साधारण बात कर रहे हैं कि क्या बैंक द्वारा नोट निर्गमन करना चाहिए। अब इसके हम प्लस पॉइंट अगर इसके गुण थे तो क्या बैंक द्वारा नोट निर्गमन करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? पहला, बैंकिंग नियमों की पालना कौन ज्यादा सुदृढ़ करवा सकता है, बैंक ज्यादा सुदृढ़ करवा सकता है, ना कि सरकार। सरकार को अपनी राजकोषीय नीतियों का ज्यादा अनुभव होता है। मौद्रिक नीतियों के मामले में माना जाता है कि जो बैंकिंग सेक्टर के अधिकारी होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा उस चीज का नॉलेज रखते हैं। तो तुलनात्मक रूप से हम ये मानते हैं कि जो बैंकिंग सिद्धांतों की पालना हमें करवानी है तो नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास होना चाहिए, बैंक के पास होना चाहिए। दूसरा, मौद्रिक नीति का सुदृढ़ता से पालन होगा। बैंकिंग सेक्टर ही इसको ज्यादा फॉलो कर सकेगा, उसी टॉपिक में समाहित होंगे। तीसरी इसकी विशेषता क्या रहेगी, कुशलतापूर्ण मुद्रा प्रणाली रहेगी। यानी इसका यूज कैसे होगा, ज्यादा कुशलतापूर्ण होगा। सरकार हो सकता है राजनीतिक अपने डिसीजन से प्रभावित हो जाए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर होगा उसको तो क्या करना है, अपने बैंक का ही ध्यान रखना है, अपनी मुद्रा का ही ध्यान रखना है। तो नीतियां ज्यादा कुशलतापूर्ण उपयोग की जाएंगी, न कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उसमें हस्तक्षेप होगा। तो क्या रहता है, बैंक द्वारा नोट जारी करने का अधिकार रखा जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। और नेक्स्ट, सरकारी नियंत्रण। सरकार जब ये जारी कर रही थी हम क्या मान के चल रहे थे कि सरकार के नियंत्रण में है सारा कुछ, प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन बैंक जब जारी किया जाता है तो बैंक भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसके नियंत्रण में आते हैं, सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं। चाहे उसके ऊपर वो केंद्रीय बैंक है उसका अंतिम नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का ही रहेगा। तो इसके जो गुण थे सारे वो क्या हो गए, इसके अंदर सारे समाहित हो ही गए। प्लस हमें 3 एक्स्ट्रा सुविधाएं इसके अंदर और मिल रही है। तो निष्कर्ष अगर हम निकालें क्या सरकार को नोट जारी करनी चाहिए या बैंक को जारी करनी चाहिए, तो निष्कर्ष के रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि जो बैंक है उसको नोट निर्गमन का अधिकार देना चाहिए, वो ज्यादा सुविधापूर्ण रहेगा। तो बैंक को क्या रहना चाहिए, नोट निर्गमन का अधिकार देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या एक ही बैंक होना चाहिए नोट जारी करने के लिए, केंद्रीय बैंक या कोई दूसरा बैंक है जिसको हमने परमिशन दे दी कि आपको नोट जारी करने का अधिकार है, वो ज्यादा सही रहेगा, या अलग अलग बैंकों को ये परमिशन दे देनी चाहिए कि आप नोट जारी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर
अलग अलग बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार देते हैं। जैसे कुछ देशों के अंदर ये है कि प्रधान 4 या 5 बैंक बना दिए जाते हैं जो क्या करते हैं अपने अपने एरिया के अंदर जो सब्सिडरी बैंक होते हैं उनके माध्यम से नोट जारी करते हैं। जबकि भारत के अंदर क्या व्यवस्था है, एक बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, नोट जारी करता है जो कि आरबीआई है। तो देखते हैं अनेक बैंकों द्वारा नोट किया जाए तो उसका क्या रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, एक रूपता का अभाव हो जाएगा। अब अलग अलग बैंक है, अलग अलग नोट जारी करेंगे ना तो उनकी क्या होगी, जो नोट जारी करेंगे उनमें एक रूपता होगी, उनकी हो सकता है वो अलग अलग नोट जारी करें, उनकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं या जो जारी करने के तरीके हैं, उनकी रिजर्व प्रणाली है कैसे जारी करना, वो सारे मेथड्स अलग होंगे। तो क्या होगा, नीतियों में प्लस जो उनके नोट है दोनों में क्या रहेगी, एक रूपता का अभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, समन्वय की कमी। अब अलग अलग बैंक है, अलग अलग नोट जारी कर रहे हैं तो आपसे नीतियों को क्रियान्वित करने में क्या रहेगा, अभाव रहेगा। हर बैंक चाहेगा कि उसकी नीति ज्यादा प्रभावी रूप से साबित हो, तो समन्वय की कमी रहेगी। नेक्स्ट, कलाकार प्रतिस्पर्धा रहेगी। अब नोट निर्गमन करने का अधिकार हर बैंक को दे दिया गया और नोट निर्गमन करके अंतिम उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना ही तो होता है। तो बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, चाहे वो नोट जारी करने के मामले में हो, चाहे नोट बांटने के मामले में हो। डायरेक्ट और डायरेक्ट से क्या होगा, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनेंगे और जो अपने मूल सिद्धांत होंगे उनकी वो उपेक्षा करेंगे और जब उनकी उपेक्षा की जाएगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। तो उनमें आपसी कलाकार प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। नेक्स्ट, इसमें क्या हमें देखने को मिलेगी कभी कि इसमें मुद्रा प्रसार का तय रहेगा। जब कलाकार प्रतिस्पर्धा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, नोट निर्गमन किया जाएगा। जब नोट निर्गमन ज्यादा किया जाएगा, मुद्रा लोगों के पास ज्यादा आएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मुद्रा प्रसार। नेक्स्ट, नियंत्रण में कमी। तो जब एक रूपता का भाव है, समन्वय की कमी है, आपसी प्रतिस्पर्धा है तो नियंत्रण में क्या रहेगा। जब 4 या 5 बैंकों को अधिकार दे रखा है तो उनके नियंत्रण में क्या होगा, 4-5 के पास होगा, सरकार को उनके नियंत्रण करने में या जो अथॉरिटी इनके लिए फाइनल की गई उसको क्या होगा, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा नियंत्रण के अंदर। जबकि अगर एक बैंक हो तो उस पर नियंत्रण आसानी से गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। और लास्ट कि इसमें अधिक धातुकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब जैसे हम आगे देखेंगे नोट निर्गमन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, उनमें कुछ सिद्धांत होते हैं, बैंकिंग सिद्धांत, करेंसी सिद्धांत, अनुपातिक कोष हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो उनको जब नोट जारी करते हैं इसके पीछे हमें कुछ नीति को लेकर चलना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास हमने हमारी पत्र मुद्रा जारी कर दी तो उसके बदले में क्या करना पड़ता है, कुछ कोष रिजर्व के अंदर रखने पड़ते हैं जिसके आधार पर हम मुद्रा जारी करते हैं। तो जब इनके आपसी प्रतिस्पर्धा होगी तो ये क्या करेंगे, ज्यादा नोट जारी करेंगे, लेकिन इनके पास क्या होगा, कोष तो कम होगा, अधिक धातुकों की आवश्यकता पड़ेगी तभी तो जारी कर सकेंगे। जब अगर एक बैंक होगा तो उसके लिए कम, इसकी तुलना में कम धातुकों की आवश्यकता पड़ेगी नोट जारी करने के लिए। तो ये क्या है कि अलग अलग बैंकों को अधिकार दे दिया जाए तो हमें ये कमियां देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक बैंक। एक बैंक के पक्ष में क्या कर दिए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एक रूपता रहेगी। जब एक ही केंद्रीय बैंक जारी करने वाला है संपूर्ण मौद्रिक क्षेत्र के लिए वो क्या जवाबदेह होगा। तो पूरे देश में क्या होगी, एक जैसे नोट प्रचलित होंगे, उनमें क्या होगी, एक रूपता होगी नोटों के अंदर। और मौद्रिक नीति में भी क्या होगी, एक रूपता होगी। पूरे देश में एक साथ एक देश के लिए एक मौद्रिक नीति बनाई जाएगी जो सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होगी, ना कि इनकी तरह अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां या अलग अलग नोट जारी किए जाएंगे। नीतियों में समन्वय रहेगा, एक ही बैंक है, एक ही नीति है तो उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, उसकी जवाबदेही ज्यादा अच्छे तरीके से फाइनल की जा सकेगी, उत्तरदायित्व तो निदान ज्यादा बढ़िया से हो सकेगा। बैंकों की प्रतियोगिता नहीं होगी आपस में। जब एक ही बैंक है तो वो किससे प्रतियोगिता करेगा, खुद से तो करेगा नहीं, खुद को ही बेहतर बनाएगा, आपसे प्रतियोगिता तो नहीं होगी, कलाकार प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। नियंत्रण क्या होगा, स्वेच्छापूर्ण होगा। जब एक ही केंद्रीय बैंक है तो नियंत्रण किसके पास में रहेगा, सिंगल यूनिट के हाथ में रहेगा, वो ही जवाबदेह होगी। संकट काल में उपयोगी, संकट काल में उपयोगी कैसे, नियंत्रण में ज्यादा मजबूती के साथ नियंत्रण है, एक रूपता है तो संकट काल में कोई भी डिसीजन क्या है लिया जा सकता है। मुद्रा प्रसार करना है या मुद्रा संकुचन करना है, नोट जारी करने हैं, जो मुद्रा है उसको रोकना है। जिस तरह का संकट है हमारे, अगर मंदी है तो हम नोट जारी करके पूरा कर सकते हैं, अगर स्फीति है तो हम नोट कम करके जारी कर सकते हैं। तो एक रूपता जब होगी तो संकट काल में इसका डिसीजन हमारे देश के अंदर क्या हो सकता है, लिया जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अनेक बैंकों के स्थान पे क्या करना चाहिए, एक बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार होना चाहिए। केंद्रीय बैंक हो सकता है या अन्य बैंक हो सकते हैं, लेकिन एक के पास ही रहेंगे तो ज्यादा प्रभावी ढंग से मौद्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये तो थी बात नोट निर्गमन के बारे में साधारण बात। अब बात करते हैं नोट निर्गमन के सिद्धांत कौन कौन से, नोट निर्गमन कैसे किए गए, क्या देश को स्वतंत्रता दे दी जाए या बैंक को स्वतंत्रता दे दी जाए कि वो नोट चाहे उतनी जारी कर सकता है। इसके लिए क्या है, सिद्धांत बनाना। कौन से सिद्धांत है इसके मुख्य, 2 सिद्धांत, पहला चलन सिद्धांत और दूसरा बैंकिंग सिद्धांत।
तो हम देखते हैं पहले चलन सिद्धांत के बारे में, करेंसी प्रिंसिपल जो होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि आपको जितने भी नोट जारी करने हैं उसके बदले आपको क्या रखना पड़ेगा, 100% रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी जितने मुद्रा आपको जारी करनी है उसके लिए उतने ही उसके पास आप रिजर्व कोष करके रखिए, उसके बदले आप नोट जारी कीजिए। बिना रिजर्व रखे आप नोट जारी करने का अधिकार आपको नहीं होता है। यानी जितने करोड़ या जितनी मात्रा में आपको मुद्रा जारी करनी है उतने के धात्विक कोष आपके पास होने चाहिए। धात्विक कोष के साथ साथ आप ऐसी प्रतिभूतियां या जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई है वो भी आप क्या कर सकते हैं, परख सकते हैं। तो इस सिद्धांत का बेस क्या हुआ कि आपको रिजर्व क्या चाहिए, 100% आपके होने चाहिए। तो अब इस सिद्धांत के देखते हैं कि इसके गुण क्या क्या है। पहला जन विश्वास, जब आप नोट जारी करने के पीछे 100% आप रिजर्व रख रहे हैं तो यानी मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहेगा। आप कभी भी अपने नोट बैंक के पास जाके चेंज करवा सकते हो, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उतना धातु मुद्रा मिल जाएगी। 100% रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि जितने नोट आपने जारी किए उसके बदले उतनी ही मुद्रा पास में रखी हुई है। संकटकालीन परिस्थिति के अंदर अगर कभी ऐसा होता है, देखने में मिलता है कि लोग नोट चेंज करवाना चाहते हैं सारे, तो वो क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक के जो संबंधित बैंक है उसके पास जाएंगे। अब उसके पास सारे 100% रिजर्व है तो वो क्या करेगा, उन नोट को ले लेगा और उसके बदले उतना उनको मेटल या धातु मुद्रा जो इशू कर देगा। तो जन विश्वास हुआ नहीं हुआ, जब उन्हें पता है कि हमारे हाथ में जो नोट है उसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, उसकी 100% गारंटी है। दूसरा, मुद्रास्फीति का भय नहीं। जब जन विश्वास है उसके पीछे 100% रिजर्व रखा गया है, तो जब भी आपको नोट जारी करना पड़ेगा आपको उतने रिजर्व रखने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से नोट बढ़ाया बढ़ा नहीं सकते। तो जब आप रिजर्व रखे नोट जारी करेंगे निश्चित रूप से आप मुद्रा कम जारी कर पाएंगे, तो मुद्रा प्रसार उतना नहीं होगा, यानी ओवर इशू की समस्या नहीं रहेगी। आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। मूल्य स्थायित्व रहेगा। जब जन विश्वास है उसके पीछे 100% रिजर्व रखे गए हैं, ओवर इशू नहीं हो रहा है, तो क्या रहेगा, मूल्य भी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्योंकि मूल्य बढ़ते घटते कम है, जब नोट ज्यादा या कम जारी किए जाते हैं। अचानक से मुद्रा बढ़ा दी जाती है बाजार के अंदर, लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ती है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है, रेट क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मूल्य स्तर क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसके जैसे अपोजिट क्या होता है, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, मूल्य स्थायित्व रहेगा। तो ये तो सारे क्या इसके चलन सिद्धांत के गुण। यानी चलन सिद्धांत क्या कहता है कि हम 100% रिजर्व रख के ही मुद्रा, पत्र मुद्रा जो है वो जारी करें। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, अवगुण क्या है, लोच का हम अपनी स्थिति के अनुसार क्या है इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हम रिजर्व रख रहे हैं तो ही हम क्या कर पाएंगे, जारी कर पाएंगे। जबकि बैंकिंग सिद्धांत जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि उसमें लोचता पाई जाती है, उसमें नोटों का निर्गमन बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसका गुण क्या, विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त। विकासशील देशों को क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है, ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं कि लोन लेने की बजाय वो खुद के नोट जारी करके अपनी मुद्रा जारी करके उन चीजों की पूर्ति करते हैं। तो उन्हें क्या होती है, ज्यादा नोट निर्गमन की आवश्यकता होती है। जबकि ये सिद्धांत क्या कहता है कि आप 100% मिलेगा तो कोर्स रखिए, उसके बाद अगर नोट जारी कीजिए तो ये क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इसको। तो इनके लिए क्या है, अनुपयुक्त होता है। हाँ, विकसित राष्ट्रों को कह सकते हैं कि ये उपयुक्त है क्योंकि उनकी एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है, उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से नोट जारी करने की परसेंटेज फाइनल होती है जो शुरू में वो फाइनल कर सकते हैं। तो तुलनात्मक रूप से ये क्या रहता है, विकास देशों के लिए अनुपयुक्त रहता है। साथ ही उपेक्षा, ये सिद्धांत क्या कहते हैं, 100% आप 100 रुपए का सोना रखिए, उसके बराबर आप क्या जारी कर दीजिए, 100 रुपए के नोट जारी कर दीजिए। यानी 100 रुपए का आपने गोल्ड रखा और 100 रुपए के आपने नोट जारी कर दिए। अब इसमें 7% काम, 7% से क्या है कि यानी 100 रुपए के ऊपर, यानी माने हम 100 से ज्यादा का काम करें, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर द्वारा 7% किया जाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। यानी बैंक क्या करता है कि जैसे 100 रुपए उसके पास है, किसी व्यक्ति ने जमा करे, अब है तो 100 रुपए उसके बैंक उसको क्या देगा, ब्याज देगा। बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपए को 10% इसका रिजर्व रखा और बाकी 90 रुपए किसी और को लोन दे दिया। और जिस व्यक्ति के खाते में 90 रुपए एक गए हैं उसमें से फिर ये 10% अपने पास रिजर्व रखे गए 9 रुपए और बाकी 81 रुपए क्या करेगा, थर्ड पार्टी को इशू कर देगा। फिर अब इसका 10% अपने पास रखा, रिमेनिंग जो भी इसका निकलेगा 79 है, ये आपका 72 के आसपास निकलेगा, ये अमाउंट आपकी होगी। अब इसका फिर वो 10% रखेगा और फिर रिमेनिंग जो अमाउंट है वो क्या कर देगा, जारी कर देगा। यानी रुपए तो कितना था, 100 रुपए। अब बैंक ने इस पे काम कितना कर दिया, 100 रुपए, 90 रुपए, 81, 70, 60 ऐसे चलता जाएगा। तकरीबन ये 500 रुपए के आसपास का काम इसके ऊपर कर लेगा। बेस वैल्यू क्या थी, 100, काम कितने का कर दिया, 500 रुपए का। तो ये जो रिमेनिंग 400 रुपए है ये आपका क्या है, साख खर्चा।
तो जब हम इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, चलन सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत क्या कहता है, 100 रुपए का आप छोड़ दिया मेटर रख दीजिए, उसके बदले आप क्या कीजिए 100 रुपए का जारी कर दीजिए, तो साथ साथ इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साथ ही ये क्या करता है, उपेक्षा करता है। संकट काल में उपयोग, इस सिद्धांत क्या कहता है कि आप रिजर्व रखेंगे तो भी आप नोट जारी कर सकते हैं। संकट काल में अगर आपको आवश्यकता पड़ गई कि आपको अचानक से मुद्रा की आवश्यकता है, लेकिन क्या आप कोष बढ़ा सकते हैं अपने पास, अचानक से नहीं बढ़ा सकते। जब तक जितने हमारे पास धातु कोष है या हमें देश के अंदर धन बनाना पड़ेगा या हमें आर्थिक अपने चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं होते हैं। तो संकट काल में क्या रहता है, अनुपयुक्त रहता है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग सिद्धांत की, बैंकिंग प्रिंसिपल की। ये सिद्धांत क्या कहता है कि आप कम मात्रा में या अनुपातिक मात्रा में या जितना आपको नोट जारी करने है उसकी तुलना में जैसा आपके देश के योजना नोट रहता है उतने कोष रखने का असीमित मात्रा में या जितनी बढ़ाना चाहते हैं उतनी मात्रा में आप नोट जारी कर सकते हैं। ये सिद्धांत कहता है बैंकिंग सिद्धांत। आपको 100% रिजर्व नहीं रखने पड़ते हैं, तुलनात्मक रूप से आप अपने रिजर्व रख सकते हैं, यानी कम मात्रा के अंदर हम रिजर्व रखिए उसकी तुलना में अधिक मात्रा के अंदर नोट जारी करते हैं। तो वो सिद्धांत कौन सा है, बैंकिंग सिद्धांत कहलाता है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके गुण क्या है, तो पहला बहुत सिद्ध था, क्योंकि रिजर्व हमें क्या रखने पड़ रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कम रखने पड़ रहे हैं। रोज सिद्ध होगी मितव्ययी और व्यवहारिक, इसमें क्या होता है, 100% रखने पड़ते हैं, ना 7% होता है, उतने ही हमें कोर्स चाहिए। तो ये क्या पढ़ते हैं हमारे लिए, अमितव्ययी अनुकूल ये पढ़ते हैं हमारे लिए, खर्चे इसमें बहुत ज्यादा होता है, जबकि ये क्या रहता है, मितव्ययी और व्यवहारिक होता है, इकोनॉमिक होता है। कुछ परसेंटेज के अंदर हमने रिजर्व रखे, उसके बदले हमने अपने जितनी मात्रा हमें चाहिए उतने नोट जारी कर लिए, तो उसकी तुलना में क्या हुआ, इकोनॉमिक होता है। संकट काल में इसके अंदर क्या कमी थी सबसे बड़ी, जो आपका करेंसी प्रिंसिपल था कि संकट काल के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि 100% कोस्ट इसमें 100% कोस्ट तो चाहिए। अचानक से आपको आवश्यकता पड़ी नोट निर्गमन की, आपने एक आदेश संशोधन किया अपने मौद्रिक नीति के अंदर या अपने संविधान के अंदर, या फिर आपने एक बैंक को आदेश दिया कि आपको अधिक नोट की आवश्यकता, तो आपने उतनी ही मुद्रा क्या कर दी, एक्स्ट्रा जारी कर दिया। आपको निवेश के लिए चाहिए, दीर्घकालीन स्थितियों के लिए चाहिए, कुछ इंपोर्ट करने के लिए चाहिए, अपने देश की ढांचे को मजबूत करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप जब मर्जी अपने नोट को एक्स्ट्रा नोट जारी करके उसकी कमी पूर्ति आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार लागू कर सकते हैं। क्या होता है, संकटकालीन नीति होता है। अब ये सिद्धांत भी क्या है, सारे गुण इसके हैं, लेकिन इसकी भी क्या है, कुछ कमियां हैं। इसकी कमियां क्या है, पहला मुद्रा प्रसार करते हैं, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, इसके अंदर क्या किया जा सकता है, आप कम कोस्ट रख के अपने आवश्यकता अनुसार नोटों को बढ़ाया घटा सकते हैं। तो हर देश या हर सरकार क्या चाहती है कि उसके दौरान विकास ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत किया जाए, तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं या नोट निर्गमन ज्यादा करते हैं। जब नोट निर्गमन ज्यादा करेंगे तो लोगों को ज्यादा नोट आएंगे, तो इससे क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उससे रेट बढ़ने स्टार्ट होंगे और अंत